नमस्ते, मैं हूँ रवींद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग और हम बात करने जा रहे हैं आज एक ऐसे मुद्दे पे जो हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए ऐसा मुझे लगता है कि कलंक सा बनता हुआ जा रहा है। अभी आपने देखा था कुछ दिनों पहले ही एक घटना घटी दिल्ली के मालवीय नगर और उसमें आग लगी एक होटल में जो डे ब्रेकफास्ट का एक सिस्टम चला रहे थे वहाँ पे और वहाँ पे आग लग गई और उसमें कई लोग मारे गए और लोग अपनी जान बचाने के लिए छतों से उस होटल से कूदे और लेकिन फिर भी कई लोग मारे गए। उसके बाद एक बिहार में आग जनी की घटना हुई, आगजनी कह रहा हूँ, आग लगी एक अस्पताल के अंदर, वहाँ पे भी मौतें हुई। और अभी कल लखनऊ में आग लग गई एक बिल्डिंग में और वहां पर भी तकरीबन 14-15 लोगों की मृत्यु हो गई। लोग खिड़कियों से छलांग लगा-लगा करके कूदे, लेकिन बहुत सारे लोग बच नहीं। ऐसा क्या होता है कि जिसके कारण ये आग लगती है? ये आग लगने की जो ज़िम्मेदारी है, वो किसके ऊपर होती है? कौन इसकी देख-रेख करता है? आग लगती क्यों है? और आग लगने का जो प्रोसीज़र होता है, उसमें सरकार का क्या काम होता है? सरकार किस तरह से कंट्रोल करती है? आपने देखा है कि हमारे यहाँ पे फायर पुलिस भी होती है, लेकिन जो फायर पुलिस है, ठीक है? वो उसका काम क्या है? और इसी के विपरीत हम बात जब कई बार करते हैं, विश्व से हम अपने आप को तुलना करते हैं कि फलाने देश से हम आगे हैं, फलाने देश से आगे हैं। तो एक अमेरिका है जिसे सुपर पावर कहा जाता है, सुपर पावर माना जाता है। अमेरिका के अंदर क्या आग लगती है? और अगर आग लगती है तो क्या वहाँ पर भी लोग मरते हैं? और अगर वहाँ पर लोग नहीं मरते हैं, तो क्यों नहीं मरते हैं? और वहाँ पे लोग मरते हैं तो क्यों मरते हैं? और सबसे बड़ी बात है, इसकी ज़िम्मेदारी किसकी तय की जाती है? क्या जहाँ जिस तरह से यहाँ पर हमारे यहाँ पे भी जैसे दिल्ली में जो आग लगी मालवीय नगर में, वहाँ पे क्या हुआ? एक जो एड हॉक जेई था, उसको सस्पेंड कर दिया गया, जो परमानेंट सरकार का एम्प्लॉयी नहीं था, उसको सस्पेंड कर दिया गया और एक ऑफिसर का ट्रांसफर कर दिया गया, हेड ऑफिस बुला लिया गया, दैट्स इट। इसके अलावा सारा काम हो गया और कुछ भी नहीं। तो इसी विषय पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए हैं डॉक्टर विजय गौर। डॉक्टर विजय गौर बेसिकली मूल रूप से भारतीय हैं और लेकिन पिछले कई वर्षों से वो अमेरिका में रह रहे हैं। तो मेरा ये मन था कि मैं उनसे बात करूँ, समझूँ कि अमेरिका के अंदर ये सिस्टम कैसे काम करता है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में क्या फ़र्क है, क्या कार्रवाइयाँ होती हैं अगर ऐसी कोई घटना घट जाए और अगर ऐसी कोई घटना घटती है, तो वहाँ की सरकार किस तरह से देखती है और वहाँ पर जिस तरह से यहाँ पे हॉस्पिटल में, इंस्टीट्यूट्स में, होटल्स में आग लग जाती है, बड़े पैमाने पर फैक्ट्रीज में आप देखते हैं पटाखा फैक्ट्रीज में कई बार आग लग गई, कई बार पेंट की फैक्ट्रीज में आग लग गई और लोग मतलब डबल डिजिट में कई बार ट्रिपल डिजिट भी हमने देखा है लोग मारे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका में क्या होता है? विजय जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी, नमस्कार गौतम जी, आपके सभी देखने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। जी, आज जो है बड़ा सीरियस इश्यू है ये और काफ़ी समय से ये एक्चुअली मैं कहूँ तो सृष्टि के शुरू से ही मनुष्य ने ये प्रयास किया है कि वो अग्नि को अपने कंट्रोल में कर सके। जी, अब ये प्रयास तो है पर आज तक भी पर्टिकुलरली भारत की ब उसमें हम कहें तो वो नहीं हो पाया है। हो तो कहीं भी नहीं हो पाया दुनिया में और मैं थोड़ा ये डिस्क्लेमर दे दूँ कि यहाँ पे हम जो वा वार्ता करेंगे उसमें किसी भी देश को या समाज को नीचा या ऊँचा दिखाने की बात नहीं है। जो सच्चाई है उस पे थोड़ी बात कर ली जाए। नहीं हम नीचा-ऊँचा दिखाने के लिए बात नहीं कर रहे हैं, हम बात समझना चाहते हैं कि ऐसा क्या-क्या चीज़ें होती हैं अगर मान लीजिए आप अमेरिका में इतने समय में रह रहे हैं, तो जी। वहाँ पे और यहाँ आपने दोनों का सिस्टम देखा है। अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तो हो सकता है कि चीज़ों को हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बता सकें और उनको समझा सकें कि भैया वहाँ पे चीज़ें ऐसी हो रही, तो हमको भी ये चीज़ें ऐसे ही करना चाहिए, यानी कि जागरूकता लाना चाहते हैं। जी, तो पहला प्रश्न है कि क्या अमेरिका में आग से दुर्घटनाएँ होती हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, होती हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आग लगने की दुर्घटनाएँ नहीं होती, होती हैं। जी, एक हमारे यहाँ पे ये नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन है, अमेरिका में। इसके डाटा के अनुसार 2024 में ही 3900 लोगों की मृत्यु हुई आग लगने से, आग ओके, के घटना से, ठीक है? पर
हम ये कहें दूसरी तरफ अगर हम देखें 39 की डेथ हुई, पर अगर हम 1980 से लेके और 2024 तक के डाटा को देखें, तो हम ये पाते हैं कि पर 1000 आदमियों में से 1980 में 13.1 आदमी की डेथ हो रही थी हुँ। और आज वो घट के 4.1 पे आ गई। तो यानी जो मैकेनिज़्म है उसको कंट्रोल करने का वो काम कर रहा है, पहली बात तो ये है। यानी दूसरी यानी कि विजय जी मैं बीच में रोक रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं कि 1980 में 13 प्लस लोगों की मृत्यु होती थी ऑन एन एवरेज और वो आज की तारीख में घट के 4 आ गई है। जी, जी, 4 आ गई है हुँ, और अभी भी जो 2024 का डाटा है, 3900 लोगों की अभी भी मृत्यु हुई अमेरिका में, जी। 2024 में। तो अब सवाल ये है कि भाई क्या स्थिति है? तो स्थिति उतनी भयावह नहीं है या उतनी वैसी खराब नहीं है, जैसी हमारे यहाँ भारत में है। अ, आपका मेरे ख़्याल पहले प्रश्न का उत्तर तो हो गया और बताइए क्या? बिल्कुल हो गया। तो अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न मेरा विजय जी ये है कि देखिए आप भारत को समझते हैं, जानते हैं, भारत की न्यूज़ भी आप देखते रहते होंगे, जैसे मैंने मालवीय नगर की बात करी, जैसे मैंने एक बिहार की बात करी, अस्पताल में आग लग गई थी, जैसे पिछले साल या 2 साल पहले गोरखपुर में भी ऐसा हुआ था हादसा और अभी-अभी ताज़ा लखनऊ में हुआ है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, क्या जैसा आपने कहा वहाँ पर भी लोगों की मौतें होती हैं, आग लगती है, मृत्यु होती है, लेकिन जो मौतें होती हैं, जो मैंने डेटा थोड़ा-सा पढ़ा जब आपसे मैंने बात करी कि इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, तो मैं जी, पढ़ रहा था तो उसमें ये मैंने पाया कि वहाँ पे जो मौतें होती हैं, जो आग लगने की ज़्यादातर घटनाएँ हैं, वो घरों में होती हैं खाना बनाते हुए या कभी मोमबत्ती के कारण, यानी कि डोमेस्टिक फायर की घटनाएँ ज़्यादा हैं, ना कि जो इस तरह से इंस्टीट्यूशनल है या किसी हॉस्पिटल में लग गई या किसी इंस्टीट्यूट में लग गई, यानी कि डबल डिजिट में मौतें नहीं होती हैं। ये किस तरह से इसमें सच्चाई है, इसको थोड़ा-सा हमें एक्सप्लेन करें? चलिए तो हम इसको थोड़ा-सा ब्रेक डाउन करें। जी, देखिए, डाटा ये कहता है कि 2024 का ही डाटा है हमारे पास लेटेस्ट। जी। तो 2024 में 3220 बार स्कूलों में, जो स्कूल्स हैं, उनमें आग लगने की घटनाएँ हुई। ओके। 3220 यानी हुँ, आग की घटनाएँ हुई। हुँ। पर उसमें जो मृत्यु हुई, वो आपको सोच सुन के हैरानी होगी कि सिर्फ़ 1 बच्चे की मृत्यु हुई, 1 व्यक्ति की। हम ये नहीं कह सकते वो बच्चा था या वर्कर था। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 3220 बार यानी कि लगभग 3200 बार आग लगी 2024 में जी, और और उस 2024 में 3200 बार स्कूल्स के अंदर आग लगी और सिर्फ एक व्यक्ति की उस दुर्घटना में मृत्यु हुई। जी, तो ये उसी थोड़ा-सा के साथ समझाइए। अगर आप थोड़ा-सा दूसरा देखें, हॉस्पिटल्स में 1100 बार आग लगी और उसमें सिर्फ 5 लोगों की मृत्यु हुई और 25 लोग घायल हुए। आपकी आवाज़ ओके। नहीं आ रही, आपकी हाँ जी, आवाज़ हाँ जी। हाँ, जी। तो हॉस्पिटल्स का मैंने आपको बताया कि 5 लोगों 1100 बार आग लगी, पर 1100 घटनाओं में से 5 लोगों की सिर्फ मृत्यु हुई और 25 लोग घायल हुए। हुँ, प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, दोनों ही केसेस में, ठीक है? तो कारण क्या है? अब हम कारण पे आ जाएँ। ये बात तो आपकी सही है कि अगर हम अमेरिका के डाटा के हिसाब से देखेंगे, तो मेजॉरिटी जो फायर डेथ्स हैं, वो घरों में से आग लगने से होती है। और जब हम घर कहते हैं तो अपार्टमेंट बिल्डिंग्स नहीं, उसमें कम होती हैं। जहाँ पे एक पूरा क्लस्टर है, अपार्टमेंट में लोग रह रहे हैं, उसमें कम होती है। जो सिंगल फैमिली होम्स हैं, उनमें ये ज़्यादा है। उसका कारण या ये है हाँ जी, यानी कि जिनको हम विला कहते हैं। विला नहीं घर कहते हैं। आपने 200 गज का लेके एक घर बना लिया, ओके। उसको हम यहाँ पे सिंगल फैमिली होम कहते हुँ, हैं। यानी जिसमें एक परिवार रह रहा है, वो उसका ही आधिपत्य है उसमें और ठीक है। कोई किसी का दखल नहीं है उसके अंदर, ठीक है ना? तो इंडिपेंडेंट हाउसिंग जिसको आप कह रहे हुँ, हो। तो जो उसका कारण अब हम इस पे आ जाएँ कि ये हॉस्पिटल्स में और इनमें क्यों कम हो रहा है। तो बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉज़ हैं, कानून इतने सख्त हैं
कि उसके कारण और वो दिन-ब-दिन सख्त से सख्त होते जा रहे हैं। जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपना ऑडिट करवाती हैं प्राइवेट कंपनीज़ से। बाहर इंडिपेंडेंट कंपनी से वो ऑडिट करवाती हैं साल में 1 बार और हर डॉक्यूमेंट को मेंटेन करती हैं कि हमने अपने एम्प्लॉइज़ को फायर ड्रिल सिखाई, उनको फायर बुझाना सिखाया, क्या करें वो फायर हो जाए तो कहाँ इकट्ठे हों, क्या करें, कौन-सा शीशा तोड़ें, कहाँ से बाहर निकलें, वो सब उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और स्प्रिंकलर सिस्टम है, जो धुएँ का उसके लिए सारे सिस्टम्स घर उसमें लगे हुए हैं इंस्टीट्यूशंस में। और वो इंडिपेंडेंट तो कराती है, फिर भी फायर मार्शल के पास ये अधिकार है कि वो कभी भी किसी भी बिल्डिंग में जा सकता है, नंबर 1 एंटर कर सकता है, नंबर 2 वो उनको फाइन कर सकता है, वो उनको उस बिल्डिंग को बंद कर सकता है, ताला लगा सकता है उसपे। बिल्कुल, विजय जी, मैं ये बात आपकी समझ गया कि यानी कि उसके पास पूरे अधिकार हैं, वो किसी भी तरह का फ़ाइन कर सकता है और ताला भी लगा सकता है। यहाँ पे भी अधिकारियों को अधिकार होते हैं कि फ़ाइन करने का, ताला लगाने का, अगर उनके पास एनओसी ना हो, लेकिन उसका शायद पालन नहीं होता है। वो अंडर द टेबल वाला शायद यहाँ पे नहीं, एक सिस्टम चलता है जिस वो भारत की बात हम दोबारा अलग से करेंगे। जी, मैं यहाँ की बता रहा हूँ, उसके पास अधिकार है, वो जाता है। दूसरा, वो एकमात्र व्यक्ति है उस पूरी सिटी में जो जिसके पास ये अधिकार है। कई स्टेट्स में उसके पास इवन पुलिस वाले अधिकार भी हैं। वो अरेस्ट कर सकता है किसी आदमी को, फाइन कर सकता है। वो अगर मान लो सीरियस डेंजर में है वहाँ के लोग, तो वो उनको कोर्ट में ले जा सकता है उस पूरी इंस्टीट्यूशन को कि भई ये आप गलत कर रहे हैं। तो ये तो हो गया अधिकार। उसके साथ ही एक फायर ऑफिसर है जो 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 डेली बेसिस पे जो काम हो रहा है फायर डिपार्टमेंट का कि भाई ट्रक कहाँ भेजना है, फ़ोन कहाँ आएगा, कितने एम्प्लॉइज़ होंगे, वो ऑपरेशंस का जो काम है, वो देखता है। ये जो आदमी है फायर मार्शल, ये इसका काम है इंस्पेक्शन, स्ट्रिक्ट फायर सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करवाना और कानून के हिसाब से उसको लागू करवाना अक्षर-अक्षर के भई ये लागू करिए। अब आपने कहा कि वो रिश्वत और अंडर टेबल वाली बात के अधिकार तो भारत में, अब उस पे आ जाए। यह सिस्टम ऐसा बना है कि ये मतलब हो सकता है 1 लाख में से 1 आदमी कोई ऐसा कुछ कर दे, तो वो नेग्लिजिबल है। सिस्टम इस तरह का है कि वो हिम्मत भी नहीं कर सकता कि मैं रिश्वत लेके कुछ किसी बिल्डिंग को पास कर दूँ। बिल्कुल विजय जी, अब यहाँ पे मेरा काउंटर क्वेश्चन है इसके बीच में को मैं समझ गया आपकी बात और यहाँ के दर्शक भी शायद समझ रहे होंगे जिस तरह से आपने कहा कि 1 लाख में शायद एक कोई ऐसी घटना हो जाए। क्या यदि वहाँ पे जैसे एनओसी जो फायर की एनओसी होती है जिस तरह से हमारे यहाँ पे होती है, तो क्या वहाँ पे जो फायर की एनओसी है, जिस तरह से फायर मार्शल से परमिट लेना, परमिशन लेना, उसकी अप्रूवल लेना कि भई हमारा जो है ना आपके जो दिशा निर्देश हैं उनके अनुसार हमने सारे अप्रूवल्स ले लिए हैं, ये वहाँ पे ज़रूरी होता है, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह से आपने कहा कि वो प्राइवेट ट्रेनिंग्स भी कराते हैं अपनी टीम की, अपने स्टाफ की, किस तरह से एग्ज़िट करना है, किस तरह से इमरजेंसी में भागना है, क्या-क्या प्रिकॉशंस लेना है। तो वो ट्रेनिंग कितनी बार ज़रूरी होती है? साल में, 2 साल में, 3 साल में या 6 महीने में? इसका भी थोड़ा-सा हमें सिस्टम बताएँ। तो पहली बात तो ये है कि एनओसी जैसी यहाँ कोई चीज़ नहीं है। जो भारत में है कि एनओसी ले आए आप, उसके बाद आपने पालन किया या नहीं किया वो खत्म हुई बात। तो एनओसी तो कुछ है ही नहीं, कोई एनओसी नहीं है। तो एक ओके। फायर सेफ्टी अप्रूवल लेना पड़ता है आपको। हुँ, अब आप सिस्टम देखिए, आपने एक घर बनाना है, एक बिल्डिंग बनानी है, ठीक है ना? तो जो आप कॉन्ट्रैक्टर या लेबर हायर करोगे, ये उसकी ड्यूटी है कि वो इन्फॉर्म करेगा स्टेट को। स्टेट में एक ऑफिस है और वो उसमें जाने की भी ज़रूरत नहीं है उसको, वो फ़ोन करेगा और अपना बॉन्डेड नंबर बताएगा। तो हर कॉन्ट्रैक्टर या हर जो बनाने वाला है घर, वो एक बॉन्ड है उसका स्टेट के साथ कि अगर तूने कोई गलती की तो तेरे ऊपर 50 मिलियन का फाइन लग जाएगा, वो 50 मिलियन ओके, सरकार। हाँ, तो वो बॉन्ड है, बड़ा हाई होता है। उस बॉन्ड के लिए वो लोग अपना इंश्योरेंस कराते हैं। ओके, कॉन्ट्रैक्टर ने एक इंश्योरेंस करा लिया कि भाई स्टेट ने अगर मेरे ऊपर फाइन कर दिया 5 मिलियन का तो मैं कहाँ से दूँगा? तो वो इंश्योरेंस कराएगा उसका। तो उसके इंश्योरेंस की अलग कंपनीज़ हैं।
तो वो आदमी, उसका ड्यूटी है, उसने बनाना है घर, उसकी ड्यूटी है। अब मैं घर बना रहा हूँ तो मेरी ड्यूटी नहीं है ये उसकी ड्यूटी है, बनाना उसने है। तो वो फायर के साथ विजय जी, बीच में यहाँ पे रोक रहा हूँ। जी, मतलब जी। आप ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई 200 यार्ड का स्क्वायर यार्ड का लैंड लिया और उसमें मुझे घर बनाना है, कंस्ट्रक्शन बनानी है, तो मैंने एक कॉन्ट्रैक्टर को वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, जैसे हम इंडिया में भी देते हैं। तो वो कॉन्ट्रैक्टर बनाएगा। अब वो कॉन्ट्रैक्टर जो बनाएगा तो वो क्या आग के प्रोविजन इन सब चीजों का ध्यान वही रखेगा? और अगर चीजें कल को इन फ्यूचर जो है ना चीजें खराब होती, कोई दुर्घटना होती, तो जो हम केस करेंगे क्या उस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर करेंगे, ये कह रहे हैं आप? सिंपल, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने मान लो दिल्ली में आप रह रहे हैं, वहाँ पे एक आदमी को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि मेरे घर 20 आदमी आएँगे, तू खाना बना। हम्म। अब खाना बनाया, उससे फूड पॉइज़निंग हो गई सबको। तो हम्म। पुलिस आपको पकड़ेगी या जिसने बनाया था उसको पकड़ेगी? भाई जिसने हाँ। बनाया है वो फूड, उसको पकड़ेगी ना कि भाई तूने क्या मिलाया इसमें कि ये लोग। यहाँ पे क्या है, बड़ा सिंपल है। मैंने घर बनाना है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट मैं सिर्फ बॉन्डेड को ही दे सकता हूँ। बॉन्डेड का मतलब है दैट पर्सन हैज ए बॉन्ड विद द स्टेट कि भाई तूने गलती की तो स्टेट एक्शन लेगी तेरे ऊपर, तेरे को नुकसान हो जाएगा पैसे का। ठीक है, ओके। फाइन मतलब हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति चलता फिरता जो कल से उसके पास पैसे हो, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू नहीं कर सकता। नहीं, 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 उसको नहीं, गवर्नमेंट की उसमें अप्रूवल में लिस्ट में होना चाहिए। 100%। और वो उसका एक नंबर मिलेगा उसको। मैं जब किसी को कॉन्ट्रैक्ट दूंगा तो मैं उससे सबसे पहला काम उसके उस नंबर और कार्ड का फोटोकॉपी लूंगा कि भाई बता क्या है तेरा बॉन्डेड नंबर बताइए आप। तो बॉन्डेड, हम्म। अगर मैं अनबॉन्डेड को देता हूं कोई कॉन्ट्रैक्ट, तो मैं लीगली पनिशेबल हूं। हम्म। तो सरकार मेरे पीछे आएगी कि भाई तू क्या करेगा, इसको कैसे करेगा। तो वो पहली बात तो ये हो गई। अब उस आदमी का ये काम है कि वो वहां से एक परमिट लेगा स्टेट से। स्टेट का एक ऑफिस है और वो बड़ा सरल है, फोन पे हो जाता है। वो परमिट लेगा, वो कहेगा सर मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है और मुझे ये घर बनाना है, ये स्पेसिफिकेशंस है, ये नक्शा है, मैं आपको ईमेल कर रहा हूँ इसे, मुझे परमिट दे दो। तो वो स्टेट उसको परमिट दे देगी, हाँ बना ले भाई, हमने चेक कर लिया तू बॉन्डेड है, खत्म बात। पर सब नॉर्म्स का ख्याल रख। और ये काम फोन पे ही हो जाता है? फोन पे जाना किसी को कहीं नहीं है। तो वो ओके। उसने भेज दिया, वो परमिट आ गया ईमेल में, उसने प्रिंट कर लिया, एक कॉपी मुझे दे दी, एक आप खुद रख ली उसने। उसके बाद वो आदमी पूरा घर बनाएगा। घर बनाने के बाद देखो ना, हाथ झाड़ के नहीं जा सकता वो। मेरी जो पेमेंट है वो एक स्टेट के एस्क्रो अकाउंट में जाएगी। मतलब मैंने मान ओके। लो उसको $1 लाख देना है, $1 लाख उसको पेमेंट नहीं हो सकती। वो जाएगी स्टेट की एक एस्क्रो अकाउंट है, उसमें डल जाएंगे वो पैसे कि हाँ भाई मैंने पेमेंट कर दी, चेक दे दिया। हम्म। अब वो सरकार का इंस्पेक्टर आएगा घर पे। वो पहले एक चिट्ठी लगा के जाएगा हमारे घर के बाहर कि भाई हम इतनी तारीख के और इतनी तारीख के बीच में आएंगे। आप को घर रहने की जरूरत नहीं है, छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, घर पे कोई होगा तो ठीक है, नहीं तो खुला छोड़ जाओ, हम चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सरकार है ना वो तो। और आप वो आएगा, उससे पहले वो ये बताएगा कि हर कंस्ट्रक्शन के बाद हर फायर के नॉर्म का पालन करना होगा और वो ये चीजें आपके घर में लगी होनी चाहिए, नहीं लगी हैं या बंद करी गई हैं तो उनको ठीक करवा लीजिए, हम इंस्पेक्ट करेंगे। वो बंदा आएगा, वो खुद चुपचाप, हमें को बोलना तक नहीं है, हम वहां होते भी नहीं है प्रेजेंट, ठीक है ना, हम नहीं होंगे वहां पे, हम चले जाएंगे या बाहर खड़े हो जाएंगे या दूसरे कमरे में चले जाएंगे। वो आके चेक करेगा, हर चीज को नोट करेगा, कंप्यूटर में ऐड करेगा, हर चीज जगह पे है, चला जाएगा अपनी गाड़ी लेके। उसके बाद वो ईमेल पे या परमिट करेगा, तब हमें ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलेगा। क्लियर हो गई? अगर एक भी स्प्रिंकलर नहीं लगा हुआ या काम नहीं, और वो बाकायदा धुआं करके चेक करेगा उसको, ओके। जला, हाँ खुद वो खुद जला के चेक मतलब करेगा। ऐसे सिर्फ मतलब देख देख के कि हाँ फिजिकली लगा हुआ है, इट्स ओके नहीं? नहीं सर, वो चेक करेगा, थॉरोली चेक करेगा। उसके बाद और उसके पॉइंट्स हैं 30 40 50 300 पॉइंट्स हैं, वो एक एक पॉइंट को कंप्यूटर पे टिक करेगा बैठ के कि ये मैंने चेक किया, ये मैंने चेक किया, ये मैंने चेक किया। और उसका कंप्यूटर हेड ऑफिस से भी जुड़ा हुआ है, वो भी वॉच करेंगे उसको। उसके बाद जब वो हो गया आपका सारा, तो फिर वो चला जाएगा। और कोई ये नहीं है कि भाई साहब आप ₹500 दे दो, या ऐसा कोई बात भी नहीं करेगा, वो जबान से ही बात नहीं करेगा, वो बोलेगा भी नहीं आपसे। वो चला गया तो उसके बाद
वहां से एक परमिट आएगा, परमिट उस बंदे को आएगा जिसने कंस्ट्रक्शन की है, कि अच्छा भैया तेरा घर देख लिया हमने, अब तू तेरी पेमेंट हम रिलीज कर रहे हैं। तो जो घर बनाने का पैसा है वो स्टेट उसको दे रही है, सरकार कह रही ओके। है कि ठीक किया तूने। मैं हाँ, इसको थोड़ा-सा कट शॉर्ट करते हैं, बड़ा लेंदी हो जाएगा नहीं तो दर्शकों के लिए हाँ, भी। यानी कि हाँ, ओवरऑल जैसा आपने बताया कि ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉन्ट्रैक्टर बनाएगा, उसके बाद इंस्पेक्टर आएगा, उस डिपार्टमेंट का या अलग-अलग डिपार्टमेंट्स के, वो चेक करेंगे और अप्रूवल देंगे, तब जाके चीज़ें कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा और तब कंप्लीट मानी जाएगी एक। अब मैं सर अगर जैसे आपको थोड़ा आपने करेक्ट कर दूं, थोड़ा सा करेक्ट कर जी, दूं, एक लाइन में, कि वो अलग अलग डिपार्टमेंट के नहीं आएंगे, एक ही आदमी आएगा। अच्छा। वो अलग अलग डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेगा, मैंने ये 300 पॉइंट चेक कर लिया, आपका इससे ये 25 है, तुम्हारा हिस्सा 25 है, ये मैं कर लिया। अच्छा, मतलब वो फायर वाला भी, ड्रेनेज वाला भी, तो इलेक्ट्रिसिटी टोटल वो वाला था? देखिए, वो ओके। उसको, हाँ, उसको इंस्पेक्टर कहते हैं, वो एक घर का इंस्पेक्टर है, वो आएगा। आपका घर है, आपकी भी, आप अगर चाहते हो कि मैं कंफर्म करूंगा, तो $250 की फीस है, एक प्राइवेट कंपनी है, उसको फोन करिए, उनका इंस्पेक्टर आएगा, हर चीज को चेक कर लेगा, और उसके बाद आप फ्री हो जाओ। तो विजय जी, अब इसमें देखिए सवाल एक जो और खड़ा होता है, मान लीजिए 2 साल या 3 साल, क्योंकि वो वाला जो क्वेश्चन है कि जो इंश्योरेंस कराना पड़ता है कॉन्ट्रैक्टर को, तो अगर मान लीजिए 3 साल बाद या 4 साल बाद कोई मिस हैपनिंग हो जाए उस घर के अंदर, चाहे आग का लगना हो या कोई और कारण हो, तो फिर उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी तब भी वो कॉन्ट्रैक्टर की रहेगी? नहीं, उसके लिए फिर वो फायर मार्शल आके उसको चेक करेगा, इंक्वायर करेंगे वो, कि भाई क्यों हुआ। आपने, मेरे एक मित्र हैं, वो तेल चढ़ा के पूरी बना रहे थे, वो तेल चढ़ा के छोड़ गए और वो चले गए मार्केट, वो पीछे से पूरा घर जल गया आग लग के। तो फिर वो चेक करेगा। अच्छा, उस चेक करने में उसकी रिपोर्ट के ऊपर ही आपको इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। अगर उसने कहा कि आपकी गलती है ये, आप गलती तो होगी ही, पर गलती के कारण तो नहीं रुकेगा, पर अगर मान लो इंटेंशनल फायर है, अगर आपने जानबूझ के किया है ये घर का पैसा लेने के लिए, तो वो फायर मार्शल वो बना देंगे उनका सारा। फिर उसकी रिपोर्ट के ऊपर आप फाइल करोगे अपना इंश्योरेंस, उससे आपको फिर मिलेगा। ऐसे जी। तो हर जगह चेक है, हर जगह चेक हर है। जगह एक ठीक है। अब विजय जी नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक तो आपने 3200 स्कूलों की बात करी कि वहां पे आग लगी, बट वहां पे एक व्यक्ति की जान गई। अब इसके अलावा जो बड़े बड़े मॉल्स हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, तो उसमें प्रोसीजर क्या होता है? क्या वहां पे फायर एग्जिट वगैरह चेक किए जाते हैं, रेगुलर चेक किए जाते हैं? जैसे मैंने उस समय भी पूछा था कि भाई कितने इंटरवल के ऊपर हमें अपने स्टाफ को, अपनी टीम को ट्रेनिंग देनी है, या जी, कितने समय में हमें ड्रिल कराना है? तो मैं इसके बारे में आपको बताऊं कि पहली बात जो मैं कंपैरिजन में बता रहा हूं, पहली बात तो यहाँ का जो आम आदमी है ना सर, वो जरूरी नहीं है उसके पास बीए बैचलर्स डिग्री हो, मान लो 12वीं पास भी एक आदमी, तो पर वो एज अ सिटीजन अपने सिविक राइट्स के बारे में वो ज्यादा वो असर्टिव है। वो उसको नोटिस करता है और उसको कंप्लेंट करता है, उसको तुरंत फोन उठाएगा और फोन करेगा कि फलानी मॉल में गया था, वहां पे ये हो रहा है भाई, वहां पे पैसेज ब्लॉक था, ठीक है, फोटो खींच के भेज देगा। क्योंकि वो सिंपल इतना है सिस्टम, कि एक फोन नंबर है, आपने उठाया, ईमेल पे भेज दिया, खत्म, आप अब मुक्त हो, कोई आपसे नहीं पूछेगा, कोई इंक्वायर नहीं करेगा। फायर मार्शल वाले चल पड़ेंगे, कार गाड़ी लेके जाएंगे वहां पे, हाँ भाई क्या है ये तेरा। तो वो जो सिस्टम है वो इतना सिंप्लीफाई कर दिया कि आम आदमी एम्पावर्ड हो गया, उसको लगता है भाई मैं कर सकता हूँ, मेरा देश है ये, मेरे को करना है। हमारे यहाँ ये मिसिंग है, इंडिया में वो मिसिंग है टोटली। और आपने दूसरी बात ये पूछी कि क्या कहा था आपने इस बारे में, क्या जानना चाह रहे थे आप एक्स्ट्रा? एनओसी सिस्टम, हाँ, यानी कि तो वहां वो पे ट्रेनिंग ट्रेनिंग का पार्ट आपने कहा, तो जी। ट्रेनिंग तो मैं अपनी, मान लो मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें 5,000 आदमी काम कर रहे हैं, या मॉल है बड़ा सारा, तो जो वो कंपनी है वो रेगुलर ऑडिट करवाएगी बाहर की कंपनी से। इस तरह लगा लो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे दिल्ली में बैठा है, आपको साल में सरकार को एक फाइल करना है, तो आप क्या कहोगे उसको, आप कहोगे भाई तू हर 6 महीने में ना एक बार चेक कर लिया, अगर मेरे सारे अकाउंट, सरकार का छापा पड़ेगा तो मैं मर जाऊँ। बिल्कुल ऐसे ही है प्राइवेट तो कंपनी। कितना कितने इंटरवल में कराना जरूरी होता है, वो कंपलसरी? आपकी मर्जी है, वो आप देखो, जब आप कोई चेंजेस कराते हो, आपने खिड़कियां चेंज कराई, आपने फर्श चेंज कराए, तो कराना ही पड़ेगा आपको। अच्छा। हाँ, इवन मैंने अपने घर की खिड़की चेंज कराई थी, तो मेरे को फायर का वो उसने करके दिया सारा, वो उनकी चिट्ठी आ गई कि भाई क्या आपने फायर का कोई छेड़ा था, नहीं छेड़ा तो हम चेक करने आएंगे, वो चेक करने आएगा।
ओके। आपने मतलब फर्स्ट चेंज कोई भी किए, अल्ट्रेशन घर के अंदर हमें करानी होगी तो कराने के बाद हमें फायर वालों को इन्फॉर्म छोटे करना से, ही करना पड़ेगा। नहीं हमें नहीं करना, वो जो काम करने वाला है उसको करना। कॉन्ट्रैक्टर जो है, जो बंदा हाँ, काम कर रहा है। वो उसका काम है, वो ड्यूटी है, वो करेगा, नॉर्मल रूटीन है, वहाँ से चेक हो जाएगा और खत्म। तो ये बात है। दूसरा, अब आप कह रहे हो कि भई मैंने मॉल में क्या करूँ, मैं ट्रेनिंग मैं तो काम भी करता था यहाँ पे, 20 साल तक जॉब भी किया। जिस भी कंपनी में आप काम करोगे, वो कंपनी खुद साल में 2 बार अपने लोगों को एक अलार्म बजाएँगे पूरी कंपनी में। हर एक का ग्रुप है, फायर लगने पे कौन आदमी गिनेगा कि 15 आदमी थे मेरे, वो कहाँ हैं 15? 15 को काउंट करेगा। बाहर निकल के बाकायदा अगर शीशा तोड़ना है तो शीशा तोड़ा जाएगा, वो दोबारा हुँ, लगवाएँगे। हुँ। और नहीं तो स्पेसिफाइड है कि बाहर निकल के सड़क पे खंबा नंबर इतने के पास ये 15 आदमी खड़े होंगे। और वो जो उसका इंचार्ज है, वो वहाँ आके काउंट करेगा एक-एक आदमी को और उसके बाद कहेगा गो अहेड है। तो वो साल में 2 बार आपका। दूसरा फिर जो चलाने का सिस्टम है, आपको फायर फायर बुझाने के जो यंत्र हैं, उनकी ट्रेनिंग हर आदमी को देते हैं वो। हर मतलब मेरे को मिली है वो ट्रेनिंग। वो ट्रेनिंग वो भई हमें तो वो लालसा है, वो हमें चलाना ही नहीं आता तो क्या करेंगे उसको? हुँ, तो वो हुँ। हर आदमी को वो ट्रेंड है उसको। तो सीपीआर मतलब हार्ट अटैक वाली ट्रेनिंग और एक ये फायर वाली, ये लेनी ज़रूरी है, नहीं तो आपकी नौकरी खतरे में है फिर। यानी कि मतलब हर अमेरिकन एवरी सिटिज़न हैव टू गेट दैट ट्रेनिंग। ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट ओके, अगर आप फिज़िकली ओके। हैंडिकैप नहीं है तो, नहीं है तो ओके। और जॉब विजय जी करते हैं, एक काम करते एक हैं तो फिर लेनी पड़ेगी। तो एक विजय जी और आखिरी सवाल, बट उस आखिरी सवाल के बाद भी अगर आपको कुछ लगता हो कि ये बताना छूट गया तो ज़रूर बताइएगा। आखिरी सवाल ये है कि मान लीजिए कोई दुर्घटना हो ही जाती है। दुर्घटना जी, जैसे आपने बताया 7,000 लोग पीछे मारे गए अमेरिका में जो घटना हुई। तो जब कोई दुर्घटना होती है, लोगों की जानें जाती हैं और जब ये कोई पब्लिक प्लेसेस पे होती है, तो उसके लिए अकाउंटेबल किसको ठहराया जाता है? क्या उस बिल्डिंग के ओनर को, उस फैक्ट्री के ओनर को, उस इंस्टीट्यूट के ओनर को या सिस्टम को? कौन अकाउंटेबल होता है? कौन जिम्मेदार होता है? देखिए सर, ये बहुत बड़ा सवाल है पर मैं छोटा करने की कोशिश करता हूँ इसको। उम उम, पहले यहीं से शुरू करूँ। आज मैं देख रहा था वो लखनऊ वाले उस कांड को। वहाँ पे क्या है, हमारे डिप्टी सीएम आए हैं, वो रोने लगे हैं, आँसू बहा रहे हैं। ये नहीं होता। सरकार का काम है उसको एग्ज़ीक्यूट करना, नियम को, रोने से काम नहीं चलेगा। आपने एक वो कथा सुनी थी ना, बचपन में सुनी होगी कि भई एक राजा था, उसने कहा 1 लोटा दूध सब डालेंगे एक एक तालाब में। हाँ जी, वो हाँ जी, हाँ जी। सबने सोचा वो डाल देगा यार, मैंने क्या वो सुबह वो उठा डाल तो देगा, पानी तुरंत देखा कुछ डला ही नहीं है। पानी था उसमें। तो हाँ वो जी। स्थिति अब भारत में हो चुकी है। आपने वो पहले तो शुरू में कहा यार एक बिल्डिंग, अब ये बिल्डिंग भी 2016 में हो चुका केस, इस पे डिमोलिशन का हो चुका लखनऊ वाले पे। आपने धीरे-धीरे क्या किया, वो रिश्वत लेके या कुछ करके, प्रेशर डलवा के आपने एक-एक बिल्डिंग, एक अब वो हो गया सारे बाज़ार, वो सारा तालाब ही पानी से भर गया। अब वो नॉर्म को मानने वाले कम रह गए हैं, इसलिए हर हर जो वो फायर होती है, उसमें वो इतना नुकसान होता है। अब जी। यहाँ पे क्या है, अगर इस तरह की कोई घटना हो जाएगी, पहली बात तो उसको होती नहीं है वो इतनी बड़ी घटना, क्योंकि वो इतने ज़्यादा रेगुलरली उसका कानून का पालन करवाया जा रहा है फ़ोर्सफुली, तो वो होना मुश्किल है। अगर हो भी गई, मान लो छोटी-मोटी आग लग गई तो फिर उसके लिए पूरा सेट एक प्रोसीजर है। इस तरह हाय तौबा नहीं है कि भई लोग भाग रहे हैं, वो भाग रहा है, हाय, हाय ये हो गया। इस तरह कुछ नहीं है। पूरा एरिया को ब्लॉक कर देंगे, एक भी आदमी वहाँ जाएगा नहीं। जिसने जो काम करना है, फायर वाले हैं, पुलिस है, वो काम करेगी। ये हाय, हाय वाला जो सिलसिला भारत में हुआ है, वो उसका फ़ोटो लेने वाले ज़्यादा हैं, वीडियो बनाने वाले ज़्यादा हैं, उसको बचाने वाले कम। तो वो सिलसिला नहीं है। दूसरा, आम आदमी से ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो जाके फायर में फँसे आदमी को बचाए। अगर वो बचाता है तो वो एक क्रिमिनल एक्टिविटी है। अच्छा। आप हाँ, आप क्यों जाएँगे? आप उसके पास भी नहीं जाएँगे। आप ट्रेन्ड नहीं हो, आपका काम नहीं है ये। क्या पता आप उसकी आड़ के अंदर वहाँ चोरी कराओ, क्या पता वो आदमी बच जाता, आप उसको मार के उसका पैसा खींच लो। वो बिल्कुल अलाउड नहीं है। भई आप दूर हट जाइए, आपका काम नहीं है ये, जिसका काम है वो करेगा। वो सिस्टम इतना बढ़िया चलता है, मेरे पड़ोस में नेक्स्ट डोर नेबर का लास्ट वीक में
फायर अलार्म बजना शुरू हो। वो अकेली लेडी रहती है बेचारी, उसको पता नहीं था, वो हमें ही कह देती पर उसने कहा नहीं। आप ये देखो उसका फायर अलार्म बजा 3 मिनट, 3 मिनट के बाद वो वहाँ से ट्रक आ गया। आ आप इस लेवल पे जब आप ऑपरेट करते हो कि फायर अलार्म यहाँ बज रहा है, उसने किसी को फ़ोन भी नहीं किया, पर फायर ब्रिगेड के ऑफिस को पता है कि ये हो रहा है वहाँ पे। और वो हुँ। ट्रक आया, अच्छा वो रात का टाइम था तो ट्रक ने शोर नहीं मचाया, घंटी बजाता नहीं आया, चुपचाप आया, हमें पता भी नहीं लगा, नेक्स्ट डोर नेबर। अगले दिन किसी ने बताया कि कल आपके यहाँ वो आया था, आपके एरिया में खड़ा था, क्या हो गया? सवाल ये है कि एक सिस्टम है, वो काम कर रहा है पूरी तरह से। उसके बाद भी अगर हो जाता है, तो फिर उसको इन्वेस्टिगेट करेगा मार्शल, और इन्वेस्टिगेट करने के बाद जिसकी जो सज़ा है। अब आपका सवाल ये था कि क्या इस तरह अरेस्ट होते हैं? जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, उनके अरेस्ट करने की नौबत आती नहीं है। सिविक पेनल्टीज़ हैं, जेल की टर्म्स हैं बाद में, इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर ये लगे कि इस ऑफिसर ने इंटेंशनली पैसे लेके ऐसा कर दिया, तो हो नहीं, जाएगा। बिल्कुल विजय जी, यहाँ मैं ऑफिसर के पैसे लेके कर दिया वो तो है ही है। मैं उससे पहले ये पूछ रहा था कि जो बिल्डिंग का ओनर है, हाउस ओनर है, फैक्ट्री ओनर है, क्या उसको भी सज़ा मिलती है क्या? जैसे पहली बात हमारे यहाँ तो देखते हैं, अगर सबसे पहले जो है ना किसी इंस्पेक्टर को अपराधी साबित करने की जगह, उसको कसूरवार ठहराने की जगह, जो उस बिल्डिंग का ओनर होता है उसको कसूरवार ठहराते हैं, उसके ऊपर हम ज़िम्मेदारी ज़्यादा डालते हैं। वो इसलिए पड़ रहा है हमारे यहाँ पे ज़िम्मेदारी है भारत में कि वो जो ओनर है उसने सारे रूल्स को वायलेट किया हुआ है। उसने एनओसी भी नहीं लिया हुआ, ठीक है ना? वो सब पैसे दे के करवा लाया है वो रक्षा पास और सब कुछ। यहाँ वो हो नहीं रहा ना, यहाँ पे वो कर ही नहीं सकता, वो ओनर का कोई मतलब ही नहीं है। भई तो मैं बट ओनर सर हूँ, तो विजय जी मैं तो अल्टीमेटली अगर मान लीजिए वो मैं करवा लाया, फॉर एग्जांपल मैं एनओसी ले आया, पैसे दे के ले आया, तो जिससे पैसे दे के मैं करवा के लाया, जिसने रिश्वत ली, वो तो अकाउंटेबल ठहराया जाना चाहिए ना, क्योंकि मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसी है कि सिस्टम को ठीक से चलाना है। मैं बता रहा हूँ सर, उसको अगर आप यहाँ से कंपेयर करोगे, तो आप ये मान के चलो, पहली बात तो जो जिस फायर फायर मार्शल के एरिया में ये होगा, जो भी वो महकमा है, अगर कल को ये पाया गया कि उसकी लैक्सिटी थी, तो एक प्रोफेशनल उसको सज़ा मिलेगी, पहली बात। उसको फायर किया जा सकता है, उसको जॉब से हटा ही दिया जाएगा अगर उसकी गलती है तो। सस्पेंड-वस्पेंड का कोई चक्कर नहीं है। दूसरी बात, अगर मान लो उससे जो लॉस हुआ है, मान लो बिल्डिंग है, वो जल गई, वो कोई किसी ने चेक नहीं किया, तो फिर पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, और अगर हो जाता है, मान लो 10,000 में से 1 घटना हो गई, तो फिर वो उसकी सिविल लायबिलिटीज़ हैं। उसको वो फायर मार्शल ही जो भी एम्प्लॉयी है उसको कहेगा कि ऐसा है भाई, $5 मिलियन का लॉस हो गया तेरे कारण। हुँ, 5 मिलियन भरिए आप, हुँ, 5 मिलियन नहीं है तो फिर 80 साल की सज़ा है तेरे को। ठीक है ना? ओके। 8 आदमी मर गए तो 8 लाइफ टर्म है तेरे पास, 160 साल हुँ, की सज़ा है। तो अब देख ले, हुँ। या तो अपनी प्रॉपर्टी बेच के ये फाइन भर दे, और फिर वो सिविल इतना स्ट्रिंजेंट है, वो सिविल जो सज़ा है, कि आप उससे बचना चाहते हो कि भई मैं तो खत्म हो जाएगी लाइफ मेरी, एक दुर्घटना नहीं हो तो गई। खत्म हो जाएगी, बिल्कुल। आप एक और लास्ट क्वेश्चन, मतलब वैसे तो यही लास्ट क्वेश्चन था, बट आपने पीछे हाय हाय की बात करी, तो हाय हाय से मुझे ये याद आया हाँ, कि अ, अमेरिका में तो हाई राइज बिल्डिंग पहले से ही हैं, बड़ी-बड़ी, ऊँची-ऊँची बिल्डिंगें हैं। अब हमारे यहाँ पे भी इंडिया के अंदर हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं। दिल्ली में पहले से ही हैं, नोएडा हो गया, गुड़गाँव हो गया, यहाँ पे भी बड़े-बड़े हाई राइज अपार्टमेंट्स बनने लग गए। अभी एक घटना मुझे याद आती है कि एक हाई राइज अपार्टमेंट में ऊपर 15वें, 16वें, 17वें किसी भी माले पे आग लगी थी, और वहाँ पे जो हमारे फायर ब्रिगेड्स थे, वो पहुँच नहीं पा रहे। यानी कि हमारे पास ये भी सिस्टम नहीं है, हाई राइज़ बिल्डिंग्स बन रही हैं 20-20, 25-25, 26-26 माले की, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए, आग बुझाने के लिए हमारे पास अभी कोई साधन नहीं है, हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में जो हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, ऐसी सिचुएशन में जब हम विश्व गुरु होने की बात करते हैं, ऐसी सिचुएशन में जब हम बेसिक एमिनिटीज में हम कैसे पीछे रह जा रहे हैं, उसके ऊपर सरकारें, चाहे कोई भी सरकारें हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे सपा की हो, चाहे बसपा की हो, चाहे भाजपा की हो, किसी की भी सरकारें हो, क्या हमारे देश में यानी कि भारत के अंदर आम आदमी का जीवन इतना सस्ता है? सर मैं मेरे को ये बताइए कि न्यूयॉर्क में तो 80-80 मंजिलें पहले से ही हैं बिल्डिंग्स। जी। ये जो घटना है नोएडा वाली, मैंने देखा वो
वो जिसमें वो पत्रकार ही हैं शायद वो अंजुम जी वो लाइव कमेंट्री दे रहे थे उसकी। तो जी, सवाल ये है कि वो यहाँ पे अगर होगा ना वो, तो वो क्या करेंगे, वो जब आपने 3 करोड़ का फ्लैट खरीद लिया, 2 करोड़ का फ्लैट खरीद लिया, तो सरकार के जुम्मे क्यों डाल रहे हो सारी बात को? भाई आप 500 फ्लैट हैं, 2000 फ्लैट हैं, 1000 फ्लैट है, पूरा नोएडा भरा पड़ा है उनसे मल्टी स्टोरी से। वो जो सोसाइटी है, जब तक उसको फायर का सर्टिफिकेशन ना मिले, उसके ऑक्यूपेंसी नहीं होनी चाहिए। और फिर दूसरी बात, जब आपने घर बेचा 3 करोड़ का, तो 5 लाख और ले लेते और एक फायर का सिस्टम, एक अलग से हॉल बना के एक फायर का सिस्टम वहाँ लगवाइए आप। उस सोसाइटी को केयर करने के लिए 2, 4, 5 एम्प्लॉयी रख लीजिए आप। वो है यहाँ पे। ओके। यहाँ यानी पे कि वहाँ पे कोई इस तरह से जो हाई राइज़ अगर अपार्टमेंट्स हैं, सरकार तो सिर्फ एक उनकी बात ही अपनी समझो, सब आप जो सिक्योरिटी। नोटिस कर रहे हो, सरकार का कोई मतलब नहीं है इस बात से। सरकार का मतलब है कानून का पालन करवाना। सरकार आपके नौकर नहीं बनी बैठी है कि मैं वो भेजूँगा, गाड़ी भेजूँगा, फलाना भेजूँ, मेरा काम नहीं है ये। सरकार कह रही है भैया गाड़ी है कंपनी की, ठीक है ना? हम पैसे देंगे इसके, टैक्स वाले इस में से और उससे काम लेंगे पूरी तरह से। आप बताइए आपने ये इंतज़ाम किया, क्यों नहीं किया? हम सज़ा देंगे, हम सरकार हैं। हुँ। सरकार नियम का पालन करवाएगी, सरकार काम नहीं करेगी। काम क्यों करेगी? काम आप करिए, काम लोग करेंगे, सिटीज़न्स करेंगे। गवर्न करने का काम सरकार का है, गवर्नमेंट इसीलिए गवर्नमेंट कहलाता है। हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पे तो हाय-हाय ज़्यादा है। वो उसको पकड़ लिया, इसको पकड़ लो, 4 आदमी अरेस्ट कर लिए, वो सारे छूट जाते हैं। वो जो उपहार सिनेमा का केस था 97 में हुआ था, जी, उसकी सज़ा तो अभी पिछले साल तक मिल रही है लोगों को। बिल्कुल, तो बिल्कुल, आप बिल्कुल। ये बताइए ना वो एग्ज़ीक्यूशन नहीं है, वो कानून की अच्छा ये अब जब तक तो था ना कागज़ और चिट्ठी-पत्री और फाइलों का मामला तो ये दब जाता था, उसमें आग लग अब हो गया सारा कंप्यूटराइज़्ड। अब जनता को 2 मिनट में पता लगने लगा है कि भाई ये हो रहा था और बिल्कुल विजय जी। तो वो बड़ा विजय जी, मुश्किल मैं समझता हूँ कि ये चर्चा से दर्शकों को काफ़ी ज्ञानवर्धन होगा। जिस कंपैरिज़न को आपने प्रस्तुत किया है, दर्शकों को, हमारे भारतीयों को ये पता लगेगा कि किस तरह से सिस्टम वहाँ पे चलता है और हम किस तरह से अपने सिस्टम को लैग करते हैं। और मैं समझता हूँ कि मैं आपके साथ एक सीरीज़ शुरू करना चाहता हूँ, जिसमें हम इंडिया वर्सेस अमेरिका, हम कोई लड़ाई-झगड़ा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम एक तुलनात्मक डिफरेंस देखना चाहते हैं कि भई वहाँ पे लोग जाना ही क्यों चाहते हैं और अगर जो चले जाते हैं, तो वापस क्यों नहीं आना चाहते? ऐसा वहाँ पे क्या अच्छा है? क्योंकि सर जिस तरह मैं से एक तरह सिर्फ़ से तो सिर्फ़ आप ये एक भी मिनट बता और दें कि अगर बोलूँ किसी अगर की आप मेरे सज़ा को हो जाए तो 160 साल की सज़ा हो जाती। हमारे यहाँ तो 160 साल की, 40-80 साल की सज़ा का तो कोई सिस्टम है नहीं। सर मैं एक छोटी-सी बात और बोल दूँ, अभी जो दिल्ली में ये कांड हुआ था, आपको ये सोचना चाहिए मेडिकल टूरिज़्म नाम की जो काम शुरू हो रहा था, देश के युवाओं को, डॉक्टर्स को, लोगों को, हॉस्पिटल्स को काम मिल रहा था, फॉरेन एक्सचेंज आ रहा था। कितना बड़ा हानि वो एक आदमी जिसने वो होटल खोल रखा है, जिसमें परिवार के परिवार खत्म हो गए, जी, विदेशी लोग खत्म हो गए उसमें। आपको पता है यहाँ पे सब लोग पूछते हैं हम लोगों से और शर्म आती है हमें। हमें शर्म आती है। वो मतलब वो सोच भी नहीं सकते कि इस तरह का काम हो रहा है फायर को लेके और उससे क्या होगा? उससे लोग अपने लोगों को, बूढ़ों को, बच्चों को लेके इंडिया नहीं जाएँगे बहुत सारे, सिर्फ़ ये सोच के कि यार वो क्या देश है जाएँ। तो जो एक सिस्टम डेवलप किया सरकार ने या सोसाइटी ने, वो खत्म हो गया एक आदमी की ग्रीड के कारण और वो बिल्कुल विजय जी। ग्रीड जो है उसके पीछे पॉलिटिकल पैट्रोनेज है और वो पैट्रोनेज जब तक खत्म नहीं होगी तब तक कुछ हो नहीं सकता। तब तक कुछ हो नहीं सकता। विजय जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और हमारे जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो मैं सबसे गुज़ारिश करना चाहता हूँ कि हमें खुद को अकाउंटेबल बनाना होगा, खुद को ज़िम्मेदार बनाना होगा। हम अगर छोटे-छोटे लालच के लिए 2 पैसे का घूस देके, रिश्वत देके अगर हम कोई काम करा लेते हैं, तो अल्टीमेटली हम अपने सिस्टम को खराब कर रहे हैं और आने वाली जनरेशन के लिए हम क्या मिसाल देके जाएँगे, ये आप सोचिए। अगर हम किसी दूसरे देश से कंपेयर करते हैं, तो हमें ये देखना होगा कि वहाँ के जो नागरिक हैं, वो कितने अपने देश के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, अपने सिस्टम, अपने सोसाइटी के लिए कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। जिस तरह से विजय जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि भई वहाँ पे सिस्टम है कि यदि आप यहाँ पे कोई बड़ा बिल्डर है, एक अपनी बड़ी सोसाइटी बना रहा है, तो वहाँ पे उसकी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि वहाँ पे यदि कल को 20वें मंजिल पे या 20वें माले पे, 13वें माले पे आग लगती है, तो वो आग कैसे बुझाई जाए। अगर वो सोसाइटी मेंटेनेंस लेती है, पैसे लेती है, तो उसको सिक्योरिटी की तरफ भी ध्यान देना होगा कि अगर कल को ये सिचुएशंस आती हैं, तो इसमें हमारे जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, कैसे सेफ रहें। तो
तो इन सब विषयों के ऊपर सरकार को भी कानून बनाने होंगे और सरकार को उसका पालन कराना होगा। और यदि कोई ऑफिसर रिश्वत लेता हुआ पाया जाता है या कोई पालन ऐसा कानून का नहीं होता, तो अगर सख्त से सख्त जब तक सजा नहीं दी जाएगी, कोई मिसाल नहीं बनाई जाएगी, तब तक ये चीजें चलती रहेंगी और हम ऐसे ही डिबेट करते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे। हर दुर्घटना के बाद हम थोड़ी-सी हाय-हाय करेंगे, उसके बाद फिर सब आम है, चलता है, यही होता रहेगा। विजय जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद।